माधवी शहर की एक निजी कंपनी में वरिष्ठ लेखाकार थी। वह सुबह 7 बजे घर से निकलती और शाम को लौटकर भी घर के सारे काम संभालती थी। उसका पति शेखर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, लेकिन दुकान से होने वाली आमदनी कम थी और इसी वजह से घर का ज्यादातर खर्च माधवी की तनख्वाह से चलता था। सास बिमला को बहू की कमाई अच्छी लगती थी, लेकिन बहू खुद पसंद नहीं थी। वह अक्सर ताना मारती, आजकल की बहुएं तो पैसे क्या कमाने लगती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को जवाब देने लगती है। माधवी चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था कि जवाब देने से घर का माहौल खराब होगा। उसके ससुर हरिनारायण जी जरूर उसे समझते थे। एक दिन उन्होंने माधवी को उदास देखकर कहा, बेटी, तुम इतनी मेहनत करती हो, अपने लिए भी कुछ बचाया करो। माधवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बाबूजी, घर ही तो अपना है, इसमें खर्च हो जाए तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन शेखर की सोच अलग थी। हर महीने तनख्वाह आते ही वह माधवी से पैसे मांग लेता और कहता, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे पास पैसा आता रहता है, मेरी दुकान में पैसा फंस जाता है, पहले घर चलाना जरूरी है। माधवी धीरे धीरे अपनी इच्छाएं भूलती गई। उसने कभी नया फोन नहीं लिया, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, यहाँ तक कि मायके जाने पर भी माँ के लिए साड़ी खरीदने से पहले 10 बार सोचती। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसकी सहकर्मी संध्या ने उससे कहा, माधवी, तुम अपने सारे पैसे घर में दे देती हो, कम से कम अपनी बचत तो अपने नाम रखो। माधवी ने कहा, मेरे पति हैं, उन पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। संध्या ने गंभीर होकर जवाब दिया, भरोसा करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। उस बात ने माधवी के मन में हलचल पैदा कर दी। उसी महीने उसने अपनी तनख्वाह का एक छोटा हिस्सा अलग खाते में जमा करना शुरू किया। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला कुछ महीनों बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। एक रात शेखर ने अचानक कहा, माधवी, अगले महीने तुम्हारी पूरी तनख्वाह मुझे चाहिए। माधवी ने पूछा, क्यों? शेखर झुंझलाकर बोला, दुकान बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तुम पत्नी हो, पति का साथ देना तुम्हारा काम है। माधवी ने पहली बार धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साथ दूंगी शेखर, लेकिन मुझे यह भी जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। शेखर का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? माधवी ने शांत स्वर में कहा, शक नहीं है, बस हिसाब जानना चाहती हूँ। शेखर ने उसी रात उससे बात करना बंद कर दिया। अगले दिन बिमला ने भी माधवी को सुनाया, बहू, पति से हिसाब मांगने वाली औरत कभी घर नहीं चला सकती। माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर पहली बार यह सवाल उठा कि क्या पत्नी होना सचमुच अपनी मेहनत की कमाई पर अधिकार खो देना है। कुछ दिन बाद कंपनी में माधवी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और उसके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। उसने सोचा कि अब वह अपने नाम से थोड़ी बचत करेगी और शायद भविष्य में अपना छोटा सा घर खरीद पाएगी।
लेकिन उसी शाम शेखर ने उसके हाथ से वेतन का संदेश देखते ही कहा, इतनी तनख्वाह बढ़ी है तो अब मेरी दुकान में भी ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। माधवी ने कहा, पहले से ज्यादा पैसा घर में दे रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बचत भी शुरू करना चाहती हूँ। शेखर ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें पैसे की इतनी चिंता है तो नौकरी ही क्यों करती हो, घर में बैठ जाओ। माधवी की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पति को उसकी मेहनत नहीं, सिर्फ उसकी कमाई दिखाई देती है। मगर असली मोड़ तब आया। अगले महीने ऑफिस में उसे बैंक की तरफ से एक संदेश मिला। उसके नाम पर एक ऐसा वित्तीय खाता दर्ज था जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। माधवी ने संदेश दोबारा पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, मेरे नाम से खाता किसने खोला। अगले दिन माधवी छुट्टी लेकर सीधे बैंक पहुंची। उसने अधिकारी से कहा, मेरे नाम पर एक खाता दिख रहा है, लेकिन मैंने यह खाता कभी नहीं खोला। बैंक अधिकारी आदित्य मेहरा ने उसके दस्तावेज देखकर कहा, मैडम, आपके नाम पर यह खाता लगभग 2 साल पहले खोला गया था और इसमें कई बार बड़ी रकम जमा और निकाली गई। माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें पैसा किसने जमा किया। अधिकारी ने कुछ दस्तावेज निकालकर कहा, खाते से जुड़े लेन देन के अनुसार रकम अलग अलग समय पर एक ही परिवार के सदस्यों से आई है। माधवी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन। अधिकारी ने नाम बताए और उनमें सबसे ऊपर शेखर का नाम था। माधवी कुछ पल तक चुप बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके नाम से ऐसा खाता चल रहा है और उसे इसकी जानकारी तक नहीं थी। उसने खाते की पूरी जानकारी मांगी। दस्तावेज देखकर उसे पता चला कि उसकी कई महीनों की तनख्वाह का हिस्सा किसी दूसरे खाते में भेजा गया था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब अधिकारी ने एक दस्तावेज उसके सामने रखा। उसमें माधवी की आय और उसके नाम से जुड़े कुछ वित्तीय कागज थे। माधवी ने तुरंत कहा, इन पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। अधिकारी ने गंभीर होकर कहा, मैडम, आपको यह मामला तुरंत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके नाम का इस्तेमाल करके वित्तीय लेन देन हुआ है। माधवी बैंक से बाहर निकली तो उसके हाथ में फाइल थी और मन में सैकड़ों सवाल। घर पहुंचते ही उसने शेखर को बैंक की फाइल दिखा दी। शेखर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, तुम बैंक तक पहुंच गई। माधवी ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब तुम जानते थे। शेखर ने कहा, मैं तुम्हें बताने वाला था। माधवी ने गुस्से में कहा, 2 साल से मेरे नाम पर खाता चल रहा था और तुम कहते हो बताने वाले थे। तभी विमला वहां आ गई और बोली, बहू, इतना हंगामा क्यों कर रही हो? आखिर पैसा घर का ही तो है। माधवी ने उनकी ओर देखा और कहा, माँ जी, पैसा घर का हो सकता है, लेकिन मेरे नाम से मेरी जानकारी के बिना खाता चलाना सही नहीं है। हरिनारायण भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने शेखर से पूछा, सच सच बता, यह सब क्या है? शेखर ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि 2 साल पहले उसने माधवी के नाम से एक बचत योजना शुरू की थी,
लेकिन बाद में उसने उस खाते का इस्तेमाल अपनी दुकान के लेन देन के लिए करना शुरू कर दिया। माधवी ने पूछा, और मेरे हस्ताक्षर? शेखर चुप रहा। तभी बाहर से आवाज आई, शेखर, मुझे लगता है अब सच बता देना चाहिए। यह राघव था, शेखर का पुराना व्यापारिक साझेदार। माधवी ने उसे देखकर पूछा, आपको क्या पता है? राघव ने कहा, मुझे पता है कि शेखर ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके दुकान का एक बड़ा कर्ज लिया था। माधवी के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। उसने शेखर की ओर देखकर कहा, तुमने मेरे नाम पर कर्ज लिया? शेखर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माधवी, मैं फंस गया था। माधवी की आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे कमाने की मशीन समझा, मेरी तनख्वाह ली, मेरे नाम का इस्तेमाल किया, और अब कहते हो फंस गए। शेखर ने कहा, मैं डर गया था कि दुकान बंद हो जाएगी। माधवी ने जवाब दिया, दुकान बचाने के लिए तुमने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हरिनारायण जी ने पहली बार बेटे को डांटते हुए कहा, तूने पत्नी के साथ नहीं, अपने घर के विश्वास के साथ धोखा किया है। लेकिन बैंक की फाइल में अभी एक और कागज था, जिसे देखकर सबके चेहरे बदलने वाले थे। अधिकारी आदित्य ने माधवी को फोन करके कहा, मैडम, हमें एक और दस्तावेज मिला है। यह कर्ज आपके नाम से नहीं, लेकिन आपके वेतन रिकॉर्ड को आधार बनाकर स्वीकृत हुआ है। माधवी ने पूछा, इसका मतलब? अधिकारी ने कहा, इसका मतलब है कि अगर यह मामला समय पर साफ नहीं हुआ तो आपकी नौकरी और आपकी आर्थिक प्रतिष्ठा दोनों प्रभावित हो सकती है। माधवी ने उसी क्षण फैसला लिया कि अब वह डर कर चुप नहीं बैठेगी। माधवी ने अगले ही दिन बैंक के अधिकारियों और कंपनी के वित्त विभाग से मिलकर सारे दस्तावेज जमा किए। उसने अपने वेतन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और पुराने संदेश सामने रख दिए। जांच में धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि शेखर ने उसकी जानकारी के बिना उसके वित्तीय रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी दुकान के लिए कर्ज की प्रक्रिया आसान कराई थी। हालांकि कर्ज की जिम्मेदारी सीधे माधवी पर नहीं आई, लेकिन उसके नाम से जुड़े दस्तावेजों ने मामला गंभीर बना दिया था। बैंक अधिकारी आदित्य ने कहा, मैडम, आपने समय रहते शिकायत की है, इसलिए आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपने पैसे की चिंता नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि जिस आदमी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही मेरी पहचान का इस्तेमाल किया। घर लौटकर उसने शेखर के सामने सारे दस्तावेज रख दिए। शेखर की आंखें झुकी हुई थी। उसने कहा, माधवी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माधवी ने कहा, गलती वह होती है जो अनजाने में हो जाए। शेखर, तुमने यह सब 2 साल तक छिपाया है। विमला ने बीच में कहा, बहू, अब घर की इज्जत के लिए बात यही खत्म कर दो। माधवी ने पहली बार सास की आंखों में देखकर कहा, माँ जी, घर की इज्जत सच छिपाने से नहीं बचती, सच स्वीकार करने से बचती है। हरनारायण जी ने बहू का साथ देते हुए कहा, विमला, आज बहू गलत नहीं है। अगर हमने इसे चुप करा दिया तो कल हमारे घर की दूसरी बेटी भी यही दर्द झेलेगी। यह सुनकर विमला की आंखें नम हो गई।
कुछ देर बाद उन्होंने माधवी का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने हमेशा तेरी कमाई देखी, तेरी मेहनत नहीं। आज समझ आया कि पैसा घर चला सकता है, लेकिन किसी इंसान के सम्मान की कीमत नहीं चुका सकता। माधवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। शेखर ने भी अपनी दुकान का एक हिस्सा बेचकर बैंक का कर्ज चुकाने का फैसला किया। उसने माधवी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे पास रहे। घर का खर्च हम दोनों मिलकर तय करेंगे। माधवी ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए शेखर, मुझे सिर्फ बराबरी चाहिए। मैं पत्नी हूँ, कमाने वाली मशीन नहीं। शेखर ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया। कुछ महीनों बाद माधवी ने अपने नाम से एक छोटी सी बचत शुरू की और उसी के साथ घर के खर्च के लिए अलग संयुक्त खाता बनाया। अब हर महीने पति पत्नी बैठकर हिसाब करते। शेखर ने धीरे धीरे अपनी दुकान संभाल ली और राघव से साझेदारी भी खत्म कर दी। एक शाम हरनारायण जी ने माधवी से कहा, बेटी, तूने इस घर को तोड़ा नहीं, बल्कि सच छिपाकर बचाया है। माधवी मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, घर तभी बचता है जब उसमें रहने वाले की इज्जत बची रहे। उस दिन शेखर ने माधवी से कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी ज्यादा कमाई हमारे घर की ताकत है, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारा आत्मसम्मान उससे भी बड़ी ताकत है। माधवी ने शांत होकर जवाब दिया, कमाई खत्म हो सकती है शेखर, नौकरी भी कभी छूट सकती है, लेकिन अगर भरोसा और सम्मान खो जाए तो रिश्ता अंदर से खाली हो जाता है। शेखर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं उस भरोसे को फिर से कमाऊंगा। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, फिर शुरुआत आज से करो। सच बोलकर उस दिन ससुराल के हर सदस्य ने एक बात समझी कि बहू की कमाई घर को सहारा दे सकती है, लेकिन उसे सिर्फ कमाने वाली मशीन समझना उस रिश्ते की सबसे बड़ी भूल है। माधवी ने अपनी नौकरी भी जारी रखी और अपने नाम से बचत भी, लेकिन अब वह अपराध बोध के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ कमाती थी। और जिस बैंक खाते के खुलासे ने एक दिन पूरे परिवार को हिला दिया था, वही खाता अंत में माधवी के लिए इस बात का सबूत बन गया कि अपने अधिकारों की जानकारी रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।